नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज 16 दिसंबर है। इतिहास के पन्ने में दर्ज वो तारीख जब हमने न केवल पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए बल्कि हमेशा के लिए उसे अपने घुटनों पर ला दिया। 1971 की ये जंग सामरिक सुरक्षा और स्वाभिमान की दृष्टि से हमारे लिए कितनी अहम थी, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि 1971 के युद्ध ने उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में कर दिया, क्योंकि इसने पाकिस्तान की दो मोर्चे पर खतरा उत्पन्न करने की क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी। उस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश बनने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान की दो मोर्चों पर खतरा उत्पन्न करने की क्षमता खत्म होते ही शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में पूरी तरह झुक गया और हार के सालों बाद भी पाकिस्तान के पास पारंपरिक युद्ध छेड़ने का दुस्साहस नहीं रहा। इस युद्ध से करीब 3 दशक तक भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनी रही और यह शांति तब तक बनी रही जब तक पाकिस्तान ने यह नहीं सोचा कि परमाणु हथियार से संतुलन को बदला जा सकता है और कारगिल समस्या पैदा करने की कोशिश की। हालांकि फिर भी असफल रहा। इस युद्ध ने पाकिस्तान को सबक दिया कि पारंपरिक युद्ध में चीन या और अमेरिका की सह पर भारत से नहीं जीता जा सकता और इसका नतीजा रहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद और जिहादी तंजीमों के जरिए गैर पारंपरिक हिंसा को नीति के तौर पर अंगीकार किया। पाकिस्तान ने इसे राज्य की नियमित अपनी नीति बना लिया। खासतौर पर 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद में इसका प्रयोग आने के बाद इस जंग का एक फायदा यह भी है कि आज भारत और बांग्लादेश के मधुर संबंध हैं और एक दूसरे की सुरक्षा और समृद्धि में वास्तविक और प्रभावी तरीके से योगदान भी दे रहे हैं। तो 16 दिसंबर की यह तारीख देश के इतिहास में काफी अहम है और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राजेश भारती रक्षा विशेषज्ञ, अनुपम तिवारी जी रक्षा विशेषज्ञ, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल अनुपम सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से वो शायद हमारी उतनी उम्र नहीं है, मेरी उतनी उम्र नहीं है कि वो उन चीज़ों को बहुत करीब से देखा हो, लेकिन क्या वो मंजर रहा होगा जब इतना बड़ा ऐतिहासिक जीत भारत को मिली और भारत ने उस समय ऐसे फैसले लिए होंगे कि पाकिस्तान जो लड़ना चाह रहा था उसी के दो टुकड़े करके रख दिए। देश 1971 के युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, वो अगर उसका जिक्र करें तो वही है जब जनरल अरोड़ा जनरल नियाजी को सरेंडर के लिए हस्ताक्षर करवा रहे थे। अब उस अगर फोटो को आप देखें तो उस फोटो से ही आपको ये क्लियर हो जाए कि भारत की महानता किस हद तक थी। जनरल अरोड़ा एक सिख थे और उनके पीछे जनरल जैकब खड़े हुए थे। वो एक यहूदी थे, उसके साथ हिंदू थे, उसके साथ मुसलमान थे। यानी जो भारतीय सेना थी वो एक तरह की समावेशी सेना थी, उसमें तमाम मजहब के लोग थे और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में हर एक मजहब का, हर एक कल्चर का व्यक्ति वहां पर मौजूद था। और उसके बाद पाकिस्तान का जब जनरल नियाजी जब समर्पण करता है तो उस समर्पण के अंदर एक देश का की सेना का समर्पण नहीं है, वो पाकिस्तान की सोच का समर्पण था। यानी जिस बुनियाद पर पाकिस्तान 1947 से बना था उस बुनियादी सोच का आत्मसमर्पण था। यानी कि वो धर्म नाम पर जो विभाजन हुआ था उस सोच का आत्मसमर्पण हुआ था। और ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि 1971 की जो जंग थी वो जंग से भी बहुत बड़े ऊंचे स्तर की बात है और वो आपके इंटेलेक्चुअल सोच को कुरेदने का काम करती है। भारत की सेना ने ये जो जंग जीती थी 1971 में, ये जंग अगर आप इतिहास के पन्नों को उलट करके देखें तो किसी भी देश ने इस तरह की कोई जंग कभी नहीं लड़ी, ना उसके पहले ना उसके बाद में, जहां पर उसने एक दूसरे देश के ऊपर हमला किया हो, वहां उस देश के दो टुकड़े कर दिए हो और उसके बाद उस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने से मना कर दिया हो। भारत ने यहां पर यही किया था और भारत का ये जो दृष्टिकोण था वही भारत को भारत बनाता है। यानी भारत सबसे ऊपर मानवता को रखता है। और ये जो भारत की जो दरियादिली थी, जब उसने 93,000 से ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाने के बाद भी उनको वापस जाने दिया, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। आपको याद होगा कि जिस समय जनरल नियाजी ने सरेंडर किया था उस समय बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर इस तरह के हालात थे कि अगर नियाजी अकेले बाहर आता तो उसको बांग्लादेश की जनता ही जूतों से, लाठियों से, डंडों से मार करके खत्म कर देती। लेकिन भारतीय सेना ने उसकी सुरक्षा का वादा भी किया। यानी दुश्मन की भी सुरक्षा करना एक मानवता का धर्म है और भारत ने वो करके दिखाया था। तो भारत की ये जो जीत थी ये मानवता की बहुत बड़ी जीत थी।
जो मिलिट्री कमांडर्स ने जो लड़ाइयां लड़ी, भारत ने जो शहादतें दी, भारत ने जो दुश्मनों को चौंकाया, भारत ने जो पाकिस्तान को नाके चने चबवाए, वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी थी वो भारत को भारत बनाती है, और इसीलिए विजय दिवस खास बन जाता है, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य के साथ साथ भारतीयता के शौर्य को हमने 1971 में देखा था। और 16 दिसंबर का यह दिन, जब तक भारत की आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, तब तक उनको गर्व का एहसास होगा, तब तब उन्हें भारत भूमि के उन सपूतों को जो सेना में रह कर लड़ रहे थे और जो सेना के बाहर कूटनीतिक स्तरों पर रेलवे के साथ, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ, जहां जहां पर भी इस लड़ाई के चिन्ह दिखाई दिए थे, हर जगह पे लोगों ने हाथ आगे बढ़ करके हिस्सा लिया इस लड़ाई में। सिर्फ सैनिक लड़े हो ऐसी बात नहीं है। आप रेलवे का उदाहरण लीजिए, रेलवे ने भी वहां पर गजब का काम किया था। सारे संसाधन को एक जगह दूसरे जगह पहुंचाने पर रेलवे ने दिन रात काम किया था। जिस तरह का वहां पर ढाका और उसके आसपास का मौसम था, आपको याद रखना होगा, इंजीनियर्स ने वहां पर बहुत अच्छा काम किया था और सेना की बहुत मदद करी थी, ताकि ये जो बड़ी विजय सिर्फ 13 दिन में हमको मिल गई थी, वो संभव बनाई जा सके। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आपको हर एस्पेक्ट को अगर आप देखेंगे तो हर एक एस्पेक्ट पे एक किताब लिखी जा सकती है। मैं सिर्फ ये समराइज करना चाहता हूँ, ये विजय सिर्फ मिलिट्री विजय नहीं थी, ये भारतीयता की, मानवता की विजय थी। बिल्कुल सर, और यही हमारे लिए फक्र का दिन था कि ऐसे हम मुकाम पर पहुंचे जहां से लगातार कई सालों तक ऐसी स्थितियां बनी नहीं कि जो हमारे बारे में सोच थी वो एकदम बदल गई, और हर कोई हमारे ऊपर हाथ डालने से पहले कम से कम उसने सोचा हुआ कि ये हाथ डालना सही नहीं है। राजेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से युद्ध को लेकर के बात करें, और एक बात बाद में सामने आई कि पाकिस्तान पहले जो युद्ध लड़ता था वो युद्ध वाकई युद्ध के तौर पर लड़ते थे, लेकिन जिस तरह से 2-3 दशकों बाद उसने जो रणनीतियां अपनाई कि धीरे से लोगों को यहाँ भेजना, आतंकियों के रूप में भेजना, और जो तमाम जिहादियों को लेकर, जिहाद को लेकर के बात चली कि वो जिहाद का एक नया सिस्टम बना करके और भारत में अशांति पैदा करना, तो क्या वाकई में पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा था कि हम आमने सामने अब भारत से नहीं लड़ सकते हैं, तो इस तरह के जो भेद हैं उनसे भारत में अब वैमनस्यता फैलाई जाए? देखिए, इसके मैं दो कारण देखता हूँ। देखिए, पाकिस्तान आजादी के साथ ही एक टेरिटोरियल एम्बिशन रखता था, एक भौगोलिक आकांक्षा थी विस्तार की, और वो भी भारत की कीमत। उस विस्तार के लिए ही आजादी के साथ ही उसने अटैक किया। फिर 65 में वेस्टर्न सेक्टर में हम देखते हैं कि वो टेरिटोरियल एम्बिशन सामने आता है, और जिसमें पाकिस्तान को सफलता नहीं मिलती। तो हमारे सामने एक चुनौती था कि पाकिस्तान के टेरिटोरियल एम्बिशन को कैसे हम रोकें। 71 वो अवसर है जब हमने पाकिस्तान के उस टेरिटोरियल एम्बिशन को जो है रोक दिया, या हमने उसे सबक सिखा दिया कि भारत की कीमत से पाकिस्तान का विस्तार नहीं हो सकता। तो एक तो ये कारण है कि दूसरा कि जब यूएसएसआर की आर्मी अफगानिस्तान में आती है, और अफगानिस्तान में यूएसएसआर आर्मी के अगेंस्ट जो पाकिस्तान अमेरिका की मदद से यूएसएसआर आर्मी को कमजोर करने के लिए जो एक गुरिल्ला या एक जो ये छद्म युद्ध जिसको हम कहते हैं, छापामार लड़ाई की शुरुआत करता है, और उसमें अंततः जो सक्सेस है कि जब रशियन आर्मी को वापस जानी पड़ती है, तो उस सक्सेस ने एक तो पाकिस्तान की टेरिटोरियल एम्बिशन डायरेक्ट फाइट में हम खत्म कर चुके थे 71 के बाद में, और दूसरा वहां एक सक्सेस मिला। तो इसीलिए वो थ्योरी रिप्लेस हुआ है पाकिस्तान की। टेरिटोरियल एम्बिशन आज भी पाकिस्तान की उतनी है, वो भारत की कीमत पे अपना विस्तार करना चाहता है, लेकिन 71 के वार में हमने जिस तरह उसकी इस भौगोलिक आकांक्षा पे सीधी लड़ाई में एक ऐसी गहरी चोट दी जब एक नया देश बना दिया है, तो वो, और दूसरी रणनीति की सफलता सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तान ने लड़ने के तरीके बदले हैं, उसका एजेंडा भी आज तक नहीं बदला। एजेंडा यही है कि वो भारत की कीमत पे अपना विस्तार करना चाहता है, और विस्तार की शुरुआत वो जम्मू कश्मीर से करना चाहता है। ऐसे जम्मू कश्मीर तो चाहता नहीं। हमको इस तरह देखे जाने की जरूरत है, और हमने 71 में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दुनिया में एक ऐसी लड़ाई है जब एक नया देश एक युद्ध से क्रिएट किया है। ऐसी घटनाएं हुई है दुनिया में, लेकिन कम ही घटनाएं हैं ऐसी। लेकिन इस बात से हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान इस तरह की लड़ाई जो गुरिल्ला वार होता है, छापामार लड़ाई होती है, उसमें लड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसमें अपने सिविलियंस को बचाना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना, नागरिक तंत्र को, व्यवस्था तंत्र को बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। ये आज भारत के सामने जो है
एक ऐसी चुनौती है जिसका हमें मजबूती से सामना करना पड़ेगा, और उस गाथा को गीत गाने से हम पाकिस्तान को कमजोर कर देंगे नहीं। पाकिस्तान को सतत कमजोर करना है, और पाकिस्तान को भी कमजोर करने की वजह मैं तो इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि वहां जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे पाकिस्तान में, तब तक भारत की समस्याएं बनी रहेगी और ये नासूर बना रहेगा। अंततः आप एक इलाज करेंगे, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगा, आप 10 आतंकवादियों को मारेंगे, दूसरी खेप आ जाएगी, क्योंकि आतंकवादियों की खेप आनी बंद होनी चाहिए। तो वो नहीं होगा ना, समाधान नहीं है मुद्दा का, और हम निर्णायक जीत नहीं हासिल कर, या हम कहते हैं कि 71 में हमने बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश हमने पाकिस्तान के टेरिटोरियल एम्बिशन को खत्म किया और अपने ईस्टर्न सेक्टर को सुरक्षित किया। आज बांग्लादेश हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन कल भी फ्रेंडली रहेगा, ये मैं कहा नहीं चाहता। बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन जिस तरह से जो जीत थी उससे एक प्रेरणा लेने के लिए हम मनाते हैं कि कम से कम उससे ये प्रेरणा तो मिलती है कि हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनसे हम अब सीख सकते हैं। सर, अनुपम सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अब चूंकि बात छिड़ी है, अब लोकतंत्र को लेकर के भी बात छिड़ी है कि पॉलिटिकल, अगर उस समय के परिदृश्य की बात करें, किस समय का, उस समय का कैसा राजनीतिक माहौल रहा होगा, क्योंकि इतने निर्णय लेना, एकदम इस तरह के निर्णय लेना, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि अभी भी कही जाती है कि पहले ऐसे निर्णय नहीं ले पाती थी सरकारें, सेना ऐसे निर्णय नहीं ले पाती थी, यहाँ से वहाँ बात की जाती थी, वहाँ से फिर वहाँ जाना पड़ता था, तब जाकर के कोई फैसला हो पाता था, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती। लेकिन जो कुछ दिनों में, चंद दिनों में इतना बड़ा फैसला लेना, जहाँ हमारी एयरफोर्स को भी उतारा गया, चूंकि आपने कहा कि पूरे एक सिस्टम ने, जो भी एक सिस्टम रहा, उस पूरे सिस्टम ने काम किया, उसमें इंजीनियरों ने भी काम किया, तमाम रेलवे ने भी काम किया, तो कैसे ये निर्णय उस समय लिया गया होगा, और राजनीतिक परिदृश्य उस समय का क्या रहा होगा? क्या उस समय आज जैसी स्थिति नहीं थी, जब अगर कोई कहीं कोई घटनाक्रम होता है, अगर कोई स्ट्राइक करते हैं तो उसको लेकर सवाल उठ जाते हैं, सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, तमाम ऐसे देश में अपने अंदर ही सवाल पूछने जाने लगते हैं, जबकि हमें फोकस उस पर करना चाहिए कि हमने जो काम किया है वो कितना बेहतर काम किया है। तो उस समय का राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा होगा? देखिए, बहुत बहुत उम्दा सवाल पूछा दिनेश आपने, और इसको देशवासियों को समझना चाहिए कि अगर आप उस समय के इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें तो इंदिरा गांधी उस समय तक एक लड़खड़ाती हुई थी प्रधानमंत्री थी। राजनीतिक रूप से उनको सत्ता जरूर मिल गई थी, लेकिन अभी उनको उस सत्ता में अपना स्टैंप देना बाकी था, और 71 के युद्ध ने उस स्टैंप को चस्पा करवा दिया। अब निर्णय लेना बड़ी बात नहीं होती, सही समय पर सही निर्णय लेना बड़ी बात होती है। अब एक इसी युद्ध की अगर बात करें तो मार्च के महीने से ही ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि लग रहा था कि बांग्लादेश की आजादी अब कुछ दिनों के अंदर ही आने वाली है। भारत उसमें किस हद तक इन्वॉल्व होगा, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। जब इंदिरा गांधी जी ने, और ये बहुत फेमस कहानी है कि जब इंदिरा गांधी जी ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बुलाया और उनसे कहा कि जनरल आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं और हमको युद्ध लड़ना है, अब चीजें हमारे काबू से बाहर जा रही हैं, शरणार्थियों की बाढ़ बांग्लादेश से भारत के अंदर आ रही है, तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने एक प्रधानमंत्री को वहां पर मना करने की हिम्मत दिखाई थी। ये अंतर तब में और अब में मैं देखता हूं। आज के दौर में अभी का जो एक कंफर्ट लेवल है वो इस तरह का हो गया है कि वो बड़े राजनीतिक दिग्गजों को करने की हिम्मत मुझे नहीं लगता कि इस समय किसी के पास होगी, या तब में और अब में समय बहुत बदल गया है। लेकिन मानेकशॉ ने उस समय मना किया, और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि मानेकशॉ साहब ने अपना इस्तीफा भी प्रधानमंत्री गांधी को सौंप दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री गांधी की यहाँ पे आप मैच्योरिटी देखिए कि उनको पता था कि इन परिस्थितियों में मानेकशॉ से बेहतर कमांडर उनके पास और कोई नहीं है, जिसके पास एक लंबा अनुभव है और जो समन्वय की एक जबरदस्त शक्ति रखता है। तब उन्होंने जनरल मानेकशॉ को उन्होंने समय दिया, और समय देने के बाद जनरल मानेकशॉ को ये फ्रीडम दे दी कि अब आपके हिसाब से जब भी आपको उचित लगे तब आप तैयारी करें, लेकिन ये युद्ध होना है। मार्च से लेकर के नवंबर तक मानेकशॉ ने कहा था कि मानसून के बाद ही हम ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर मानेकशॉ साहब की कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे जो कि बाद में सही साबित हुए कि मानसून के मौसम में जब वहां पे बांग्लादेश में हमें पता है बहुत ज्यादा बारिश होती है, वो नदियों का देश है, वहां पर सेना को ले जाकर के लड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता। तो इसी वजह से मानसून के खत्म होने का इंतजार करा गया। इसके बाद चूंकि ठंड के दिनों में दिसंबर के महीने में उत्तरी क्षेत्र जो हमारा हिमालय वाला एरिया है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है, तो चीन की तरफ से जो एक आशंका थी कि चीन हो सकता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद के लिए आ जाए, तो उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया हिमालय पर्वत के माध्यम से, ठंड के माध्यम से। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका को भी कई डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से कम युद्ध तक इस स्थिति में कंफ्यूज करके रखा गया
कि वो एकदम से इस युद्ध में ना कूद पड़े या मीडिएटर की भूमिका ना निभा दे। तो अब यहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता जो थी मिसेस गांधी के अंदर, वो निर्णय सही समय पे लेना था। और उनके जो आसपास की जो कोटरीज थी, अब उसमें आप फील्ड मार्शल मानेकशॉ का नाम ले लीजिए, या उनके विदेश मंत्री स्वरण सिंह का नाम ले लीजिए, या और भी जो तमाम लोग थे उन सब का नाम ले लीजिए, सबके बीच में जो एक समन्वय की भावना थी वो अभूतपूर्व थी। और वही चीज है जो इंदिरा गांधी को और इस युद्ध को बहुत खास बनाती है। राजनीतिक रूप से जो उस समय का विपक्ष था, उसने संसद में खड़े होकर के इंदिरा गांधी का सम्मान किया और इस युद्ध को जीतने के लिए उनको बधाई दी। ऐसा आज की परिस्थितियों में नहीं हो सकता है, क्योंकि आज राजनीति के मायने बहुत बदल गए हैं। अब राजनीति राजनीति का और स्वार्थ का बहुत घालमेल हो गया। उस समय भी स्वार्थ था, लेकिन उस समय भी चूंकि वो लोग आजादी की लड़ाई लड़ करके और 47 के बाद आए हुए थे, उनको राष्ट्र के होने का मतलब पता था। तो चाहे वो पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे उनकी कुछ भी मजबूरियां हो, लेकिन वो राष्ट्र के नाम पर एक हो जाया करते थे। और वही चीज आज नहीं दिखती, क्योंकि आज की पीढ़ी ने उस पास्ट को नहीं भुगता है जो उन लोगों ने भुगता था। तो कई सारे पहलू हैं, राजनीतिक नेतृत्व के अंदर बदलाव आए हैं, समाज के अंदर बदलाव आए हैं, और इन्हीं सब बदलावों का अंतर तब में और अब में आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये बात बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी। शायद ये जानकारी नहीं थी कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम बना था। हालांकि जिन लोगों ने इन चीज़ों को गहराइयों से पढ़ा है या उस समय से देखा है, उनको जानकारी होगी। राजेश सर, मैं आपसे भी एक बात जानना चाहूँगा कि अगर, जैसा कि आपने कहा कि अब हमें सुरक्षा अपने आप को बढ़ाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं मान सकते कि बांग्लादेश कल तक हमारा एक अच्छा पड़ोसी था, भविष्य में भी अच्छा रह पाए, या पाकिस्तान की जिस तरह की जो हरकतें रहती हैं और वो सुधर पाएंगी, वो लगातार हरकतें करेगा और हमें अपने आप को बचाना है। तो आज के जो राजनीतिक माहौल है, इस माहौल में क्या आपको लगता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि अगर पाकिस्तान एकदम हावी होता है और हमें कड़े से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है, या युद्ध तक की ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, तो वो उस समय जैसा एक माहौल जहां सभी खड़े होकर एक साथ समर्थन कर सकें कि हाँ, हमें अब इसको जवाब देना ही पड़ेगा, क्या ऐसा अब संभव है? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आज भी भारतीय मानक, यदि पाकिस्तान कारगिल युद्ध के समय भी हमने देखा है कि पूरे भारत में जिस तरह का समर्थन सरकार के साथ था, वही स्थिति आज भी है। और ये हमने पुलवामा अटैक के समय भी देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी देखा था कि कुछ लोग सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ इस पे सवाल उठा रहे थे। लेकिन यदि पाकिस्तान के साथ हम किसी युद्ध में जाते हैं, किसी पारंपरिक युद्ध में, ट्रेडिशनल वार में जाते हैं, तो उसमें भारतीय जनमानस इसी तरह सरकार के साथ खड़ा होगा। ऐसा जो है भारतीय संस्कृति के साथ इतना फेथ तो हम रख ही सकते हैं, भारतीय मानस के ऊपर हम इतना विश्वास रख सकते हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए युद्ध विन विन सिचुएशन है। क्योंकि पाकिस्तान युद्ध से खोता जितना है उससे ज्यादा पाता है, क्योंकि पाकिस्तान को विकास की उसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। पाकिस्तान आर्थिक तरक्की के लिए कोई उनके सामने कोई मानदंड नहीं है। भारत दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बनना चाहता है। हम आर्थिक शक्ति बनने की कीमत जो पाकिस्तान के साथ युद्ध करके गवा दे, मैं इस बात के सहमत नहीं। पाकिस्तान को जो है कैसे हम उलझा के रखें, पाकिस्तान का राजनीतिक तंत्र, सैनिक तंत्र और न्यायपालिका, इन तीनों का उलझन पाकिस्तान में चलता रहे, या पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े। दो ही रास्ता है कि या तो पाकिस्तान का तंत्र आपसी तनाव में, आपसी संघर्षों में उलझा रहे और ये लंबा खिंचता रहे जब तक के लिए कि पाकिस्तान का जनमानस एक नई तरीके से सोचना शुरू नहीं करता। क्योंकि अंततः ये बात समझिए कि जो जहालत और गरीबी है वो लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी। ये जनरेशन नहीं सोचेगा, जो हमारा जनरेशन है, तो हमारे बाद वाला पाकिस्तान का जो जनरेशन है वो सोचेगा, और अंततः बदलाव की बयार बहेगी, उसको रोका नहीं जा सकता। तब तक के लिए हमें पाकिस्तान का तंत्र या तो उलझा रहे या लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ सपने भी आते हैं, तो लोकतंत्र के साथ कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं। उन शर्तों में एक सपना देखना भी होता है कि लोग सपने देखते हैं बेहतरी के लिए, अच्छे दिन के सपने देखते हैं। वहाँ शैक्षणिक वातावरण, आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी। इन दोनों तरीके से ही पाकिस्तान के साथ युद्ध जो है, पाकिस्तान के साथ कोई सोल्यूशन है। क्योंकि आप देखिए कि 71 के वार में भी यदि पाकिस्तान के अप्रोक्स 15-16,000 सैनिक मरे हैं, उनकी कैजुअलिटी है, तो लगभग 8,000 की कैजुअलिटी हमारी है। और हमने भी हजारों करोड़, हमारे भी बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए, पाकिस्तान की भी बड़ी संख्या हुए, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक किया था।
पहले उसने हमारे एयर बेसेस पे अटैक किया। तो युद्ध की कीमत तो हमें भी चुकाना होगा। अब दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वो जानता है कि उसकी कीमत पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान उसकी कीमत अदा नहीं कर पाएगा, या पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो भारत के साथ यदि कोई परमाणु युद्ध में उलझता है तो वो उसके काउंटर में जो होगा वो उसे उसकी कीमत अदा कर सके। लेकिन फिर भी दो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, कोई गलती ना हो जाए पाकिस्तान के तंत्र से और उसकी कीमत भारत की जनता को सदियों भुगतनी पड़ेगी। जहां भी परमाणु बम का इस्तेमाल होगा, आज भी जापान के कई जनरेशन बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के बाद वो कीमत अदा कर रहे हैं। इसलिए मैं इस तरह के किसी युद्ध के फेवर में नहीं। युद्ध समस्या का समाधान है। कश्मीर को लेकर 4 युद्ध ऑलरेडी हो चुका है। अब कश्मीर समस्या का समाधान पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना के या वहां के अंदरूनी तंत्र को इस बात के लिए मजबूर करके हो, यही बेहतर समझ। बिल्कुल, और युद्ध के पक्ष में कोई भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि युद्ध से नुकसान दोनों तरफ का होता है। लेकिन एक मानसिकता को लेकर के भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह की मानसिकताएं पनपने लगी हैं कि राजनीतिक माहौल में देखिए कि अगर कोई अच्छा काम या इस तरह का कोई काम कोई सरकार करती है तो विपक्ष उसका कुछ ना कुछ उल्टा ही मतलब निकालने में लगी रहती है। और कुछ लोग भी, या कुछ ये कहें कि कुछ गिने चुने असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि जो ऐसी हरकतें बार बार करते रहते हैं, जिससे कि एक माहौल पूरा बिगड़ता है और उसका असर सीधा सीधा सभी लोगों के जहन में पड़ता है। सर, अनुपम सर, अगर हम बात करें आने वाले स्थितियों को लेकर के कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर शायद ये 71 की एक बड़ी टीस उसके अभी भी अंदर है, और जो पूरा सेना के समर्थन से पूरा देश चल रहा है, सेना उसको कमांड कर रहा है, तो क्या वो सेना इस टीस को निकालने की पूरी जुगत में रहती है कि किसी भी तरह से भारत को एक बार झुकाना है, जिससे कि उनकी जो पुरानी हार है उसका बदला लिया जा सके? देखिए, पाकिस्तान की मानसिकता बदली नहीं है। पाकिस्तान जैसा 71 में सोच रहा था वैसा ही आज भी सोच रहा है। अब उस युद्ध के बाद पाकिस्तान की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि एक ऐसा देश जिसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या अलग हो गई, बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान में था और वो अलग हो गया, लगभग आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान ने खो दी थी इस युद्ध के बाद। लेकिन उसके बाद भी अगर आज हम एनालाइज करें 50 साल के बाद, तो देखिए पाकिस्तान के व्यवहार में, पाकिस्तान की नीतियों में कोई खास फर्क नहीं आया है। वो आज भी भारत को अपना दुश्मन मान करके और भारत में गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि भारत उनसे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। हर मोर्चे पर भारत उनसे बेहतर करके आज एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बन चुका है। तो भारत से उनका जो लड़ाई है वो एक तरह से अब बराबरी की लड़ाई नहीं रह गई है। भारत अब इस समय अपनी रक्षा जरूरतों को चीन के लिहाज से तैयार कर रहा है, क्योंकि भारत ये जानता है कि पाकिस्तान की खुद की अहमियत भले ना हो, लेकिन वो चीन को इस इलाके में लाने की कोशिश में और जुगत में लगातार लगा रहता है। और चीन ने पिछले साल भर से ऐसी कई हरकतें करी हैं जिससे भारत को अब ये लगने लगा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले भविष्य में चीन हमारा ज्यादा बड़ा खतरा है, और उसी लिए हम अपनी तैयारियां उसी हिसाब से कर रहे हैं। रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान का जो जितना मैंने पाकिस्तान को समझने की कोशिश की है, मुझे उसका एक ही इलाज लगता है जैसा 1971 में उसका इलाज हुआ था। यानी कि धर्म के नाम पर बटा हुआ यह देश, ये जब तक ये रियलाइज नहीं करेगा कि धर्म के नाम पर किसी देश का बंटवारा नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म कल्चर का ही एक पार्ट होता है। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, रहन सहन अलग अलग हो सकती है, जीवन शैली भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन कल्चर एक पर्टिकुलर जगह का एक ही रहता है। तो बांग्लादेश ने अलग होकर के पाकिस्तान को एक सबक दिया था कि केवल मुसलमानों के नाम पर जिस तरह ईस्ट में और वेस्ट में 2 बड़ी टेरिटरीज को आजाद करा लिया गया, वो वैसी चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान का हश्र देखिएगा यही होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर जो नए नए एथनिक ग्रुप्स उभर रहे हैं, चाहे बलोच हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पठान हो, चाहे शिया हो, अहमदिया हो, सबको अब ये लगने लगा है कि उनका अस्तित्व पाकिस्तान के साथ रहने में नहीं है। यानी कि अब वो देर सबेर बांग्लादेश की राह पर जाने की कोशिश करेंगे। भारत को इस समय ये करना चाहिए कि पाकिस्तान नाम के इस कोड को दुनिया के नक्शे से हमेशा मिटाने के लिए इस तरह तत्वों की खुलेआम सराहना करनी चाहिए, और उनको अगर हो सके तो संसाधन भी मुहैया कराने चाहिए। और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बलोचिस्तान के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला था। मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक बार नहीं होना चाहिए, बार बार उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि चाहे बलोचिस्तान का जीनोसाइड हो,
चाहे अहमदिया मुसलमानों का जीनोसाइड हो, चाहे दूसरे लोगों का जीनोसाइड हो, हर जगह मानवता को मारा जा रहा है। और भारत और बिल्कुल, और उनको भी जरूरत है, उनको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो जो हमारे लिए बात करे, हमारी बातों को उठाए। और उस वक्त आपने माहौल देखा होगा कि सोशल साइट्स पर जो तमाम बलूचिस्तान के लोग थे वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया कर रहे थे कि आपने हमारे लिए आवाज उठाई और ये बहुत अच्छी बात है। और ये इस तरह की गतिविधियां लगातार इसको रूप देने की जरूरत भी है, क्योंकि उनसे भी उनका हौसला बढ़ सकता है और हम बैठे बैठे एक ऐसा फैसला करवा सकते हैं जो शायद हम लड़कर ना करवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को देने के लिए। और जिस तरह से आज जो एक तारीख है वो बड़ी तारीख है, वो जीत बहुत बड़ी थी, बल्कि बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को भारत ने दो हिस्सों में बांट दिया था, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान कर दिया था। और उस जीत को आज भी हम जब याद करते हैं तो हमारे जहन में वो शौर्य और वो वीरता अभी भी जाग जाती है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारी सेना जो है वो इसी तरह के कदम उठाएगी, जिससे कि कोई भी भारत का दुश्मन हमारे तरफ आंख उठाकर ना देख पाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।